हेलो फ्रेंड्स, ये है वीडियो नंबर थर्ड, रिटायरमेंट ऑन सुपरएन्यूएशन। उसका वीडियो नंबर थर्ड है ये। हम इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, वो आपने देख ली होंगे। अब इसमें हम समझेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन का कम्यूटेशन कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में हम इसमें समझेंगे। देखिए, कम्यूटेशन क्या होता है। एक पेंशन का, एक पेंशन है, इसका एक अमाउंट होता है, छोटा सा अमाउंट निकाल कर उस अमाउंट के साथ कैलकुलेशन कर कर जो अमाउंट आता है, बड़ा अमाउंट, उसको गवर्नमेंट सर्वेंट को दे दिया जाता है। और जो अमाउंट जो यहाँ पर आया था, उस मतलब उसकी पेंशन से वो अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। ठीक है। अब इसे ज़रा सरल भाषा में समझिएगा। मतलब एक लमसम अमाउंट जो है गवर्नमेंट दे देती है गवर्नमेंट सर्वेंट को। ठीक है, कि आप जो है ये अमाउंट रख लीजिए, एक इकट्ठा अमाउंट, इसके बदले में हम आपकी जो क्या कहते हैं, जो पेंशन मिल रही है, उस पेंशन से कुछ पैसा करके कम आपको दिया जाएगा। ये एक तरीका ये होता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का, पेंशन को कम्यूट करा लिया। ठीक है। अच्छा, ये जो सभी के लिए ये मिलती है, बट अगर जो मतलब ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिन पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या फिर जुडिशली प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग है, तो जो है वो मतलब उनके अगेंस्ट में चल रही है, तो वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है। इसके अलावा ये इसका अमाउंट क्या है, तो मतलब जो मंथली जो पेंशन है उसका 40% ही कम्यूट कराया जा सकता है। मैक्सिमम 40% ही कम्यूट कराया जा सकता है। फ्रैक्शन अगर इस कैलकुलेशन में निकल कर आता है तो उसे जो है मतलब उसके लिए अगर मतलब फ्रैक्शन अगर मतलब वो निकल गया तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है उस फ्रैक्शन को। ठीक है। इसके अलावा नो सेकंड कम्यूटेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार मान लीजिए आपने कम्यूटेशन करा लिया कुछ कम का, दोबारा आप फिर उसे बढ़वाना चाहें तो वो सेकंड कम्यूटेशन अलाउड नहीं है। एक ही बार में करा सकते हैं। मैक्सिमम 40% तक का ही कम्यूटेशन अलाउड है इसके लिए। ठीक है। अब जैसे कैसे इसमें आप देखिएगा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे एमेलुमेंट्स उसका मान लीजिए 32,400 रुपये है, जो कि उसका बेसिक पे है, और या उसमें एनपीए भी शामिल हो सकता है अगर वो डॉक्टर है तो। ठीक है। तो उसका जो 32,400 रुपये क्या है, इसका इमेलुमेंट्स है। अब 32,400 रुपये को 2 से भाग कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगी पेंशन। पेंशन उसकी कितनी आई, 16,200 रुपये। 16,200 रुपये का सिर्फ 40% ही वो कम्यूट करा सकता है। तो 16,200 को गुणा किया 40 से, भाग किया 100 से, तो उसका 40% निकल के आ गया 6,080 रुपये। अब इस 6,080 रुपये को ही वो कम्यूट करा सकता है। अब मतलब अब इसके साथ क्या होगा, वैसे एक फैक्टर निकाला जाता है एज के हिसाब से। जिस गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, जिस एज में रिटायरमेंट हो रहा है, उस एज के नेक्स्ट एज को लिया जाता है। उसके आधार पे एक टेबल बनी हुई होती है, उस टेबल में फैक्टर दिए होते हैं, तो उस फैक्टर को रखा जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर 12 जो है ये वाली वैल्यू ये रहती है, 12 लिखे जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर कमिटेड पेंशन ये 6,080 रुपये यहाँ आ जाएंगे। तब वो एक अमाउंट निकल कर आएगा। इसका एक एग्जाम्पल हमने नीचे दिया है, वहाँ आप समझ पाएंगे इसमें कि इसका कम्यूटेशन कैसे किया जाता है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है कम्यूटेशन के लिए विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, तो उसके लिए मेडिकल की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, जैसे मान लीजिए इसका रिटायरमेंट होने वाला है, तो पहले ही जब ये तो सर्विस से पहले ही कम्यूटेशन के लिए अप्लाई होगा। सर्विस में इस समय है उस तभी अप्लाई कर दे। ठीक है, मुझे कम्यूट कराना है पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने कम्यूटेशन नहीं कराया तो वो जो है अगर वो विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के 1 साल से पहले पहले अगर वो दोबारा वो कहता है कि मुझे पैसा कम्यूट कराना है, एप्लीकेशन देता है, तो फिर क्या है, उसे अगर पेंशन कम्यूट कराता है 1 साल से पहले रिटायरमेंट के, तो उसे मेडिकल की आवश्यकता नहीं है, मेडिकल टेस्ट की, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर वो आफ्टर बंद कराएगा तो उसे मेडिकल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मेडिकल की अब आवश्यकता उसे पड़ेगी तो जो कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी कौन कौन होंगी, ये आप समझिएगा। सिविल सर्जन या डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर इनसे कोई इनके बराबर का कोई ऑफिसर हो सकता है। लोअर रैंक नहीं होनी चाहिए इनसे। और अगर मान लीजिए इसमें मतलब मेडिकल बोर्ड भी कभी कभी करता है ये जो मतलब मेडिकल टेस्ट, वो किस कंडीशन में करेगा, या ये तो इनवैलिड पेंशनर हो। जैसे इनवैलिड पेंशनर मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया था पेंशन के, जब मैं टाइप बता रहा था ना, तो पेंशनर इनवैलिड हो, इनवैलिड मतलब जब उसे पहले ही जब रिटायर किया गया है कि उस मतलब मेडिकल उस पे मतलब मेडिकल ग्राउंड पे, तो उसका मेडिकल किया जाएगा तो मेडिकल बोर्ड करेगा। या फिर सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा हो तो फिर मेडिकल बोर्ड इसमें करेगा। ठीक है। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का विड्रॉल का कब माना जाएगा, अगर मान लीजिए जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा उससे पहले ही आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं कि भाई मैं कम्यूटेशन नहीं कराना चाहता। अगर आपका मन बदल गया तो फिर आप नहीं होगा इसमें कम्यूटेशन। और हाँ, उसके बाद भी जो है इस विड्रॉल किया जा सकता है, लेकिन विद इन 14 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट। जो रिपोर्ट जो आती है, जो भी आपने मेडिकल टेस्ट कराया है उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसके 14 डेज के अंदर हुआ आपको, वहाँ तब भी आप जो है मतलब मना कर सकते हैं कि अब मेरा मन कम्यूटेशन कराने का नहीं है, तो ये पेंशनर है वो मना कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो है अपसेंट अगर रहता है कोई भी, मान लीजिए पेंशनर है, अगर वो अपसेंट रहता है तो फिर उसको भी विड्रॉन समझा जा सकता है कि उस कैंडिडेट ने विड्रॉल कर लिया, कि वो नहीं कराना चाहता कम्यूटेशन के लिए। ठीक है।
इसके अलावा सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन कब होता है, तो ये जो होता है, जो आपने टेस्ट कराया है, अगर टेस्ट में मान लीजिए उसकी रिकमेंडेशन मान लीजिए आपके लिए, आप उससे जो है रिकमेंड सेटिस्फाई नहीं है, आप सेकंड मेडिकल टेस्ट करना चाहते हैं, तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ मेडिकल, जो आपका पहली सा बार मेडिकल हुआ है उसके 1 साल बाद आप जो है मेडिकल करा सकते हैं। उससे पहले अगर कराना चाहते हैं आप, तो आपको अपील करनी होगी विद इन 1 ईयर, विद इन 1 मंथ ऑफ रिपोर्ट। जब आपको रिपोर्ट मिली उसके 1 मंथ में आप अपील कर दीजिए हेड ऑफ द ऑफिस के लिए, तो फिर उससे पहले भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा व्हेन कम्यूटेशन बिकम्स एब्सोल्यूट, कब कम्यूटेशन जो है दिया जाएगा, या फिर कब जो है एब्सोल्यूट हो जाएगा, कब उसे दे होगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, कब कम्यूटेशन दे होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के अगले दिन से ही कम्यूटेशन हो जाता है। जिससे क्या, मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट जब होता है गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो पहले ही अप्लाई कर देता है कि मुझे कम्यूटेशन कराना है अपनी पेंशन अमाउंट का, तो उसके अगले दिन से ही एब्सोल्यूट हो जाता है। या फिर एक दूसरी कंडीशन जो होती है, रिसिप्ट बाय द हेड ऑफिस, मतलब आपने क्या करा उस समय, तो आपने अप्लाई नहीं किया, फिर आपने विद इन 1 ईयर वाला जो मैंने केस अभी बताया था उस समय आपने अप्लाई किया, तो फिर जो है रिसिप्ट बाय द हेड ऑफ द ऑफिस, जब हेड ऑफ द ऑफिस के लिए रिसिप्ट मिलती है आपकी एप्लीकेशन, तब से एब्सोल्यूट हो जाता है, दे हो जाता है, मतलब आपको देना है कंपटीशन डिपार्टमेंट की तरफ से। या फिर ऑन विच ऑफ द मेडिकल, अब अच्छा उसके बाद में मान लीजिए आपने 1 साल के बाद में अगर अप्लाई किया, तो ये वाली कंडीशन लागू होती है कि ऑन विच द मेडिकल अथॉरिटी साइन, जब जो मेडिकल अथॉरिटी साइन कर देती है रिपोर्ट पर, तो उस समय से ड्यू हो जाता है, मतलब एब्सोल्यूट होगा ये जो भी मतलब कम्यूटेशन अमाउंट है। और अगर उसके मतलब अगली भी जो कंडीशन हमने भी डिस्कस की थी अपील वाली, तो अपील का जो डिसीजन होता है उसके आधार पर मेडिकल अथॉरिटी मॉडिफाइड डिसीजन के लिए साइन करती है उस पर, मतलब अपील अपने डिसीजन को मॉडिफाई करके, तो फिर वहाँ से वो जो है एब्सोल्यूट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो पहली कंडीशन थी फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसमें जो है जो कम्यूटेशन जो अथॉरिटी होती है पेबल वाली, तो वो कौन सी होगी, पेमेंट अथॉरिटी, हेड ऑफ द ऑफिस रहती हैं। और इन तीनों केसों में जब बात होती है, क्योंकि जब उसने सर्विस में रहते हुए अप्लाई नहीं किया था कम्यूटेशन के लिए, तो उस समय जो है हेड ऑफ द ऑफिस को लिए उसने लेटर भेजा था विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, या फिर मान लीजिए बाद में उसने लेटर वगैरह भेजा, तो इन सब केसेस में कौन होगी, पीडीए जो है पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी होती है, बैंक ट्रेजरी वगैरह ये होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेशन इसकी कैसी होती है, आप समझिएगा कैलकुलेशन इसकी क्या है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी कैलकुलेशन की मैं आपसे बात कर रहा था, अब स्टार्टिंग में वीडियो था तब मैंने इसी कैलकुलेशन के बारे में आपसे बात करी थी। अब देखिएगा ध्यान से, आफ्टर कम्यूटेशन अमाउंट जो अगर कोई फ्रैक्शन का आता है, तो नेक्स्ट हायर रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है कम्यूटेशन के बाद में, अगर ये अमाउंट आता है तो, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा इसमें, अगर मान लीजिए एज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की 60 ईयर्स है, तो कम्यूटेशन जो एक चार्ट बना हुआ होता है उसमें एक तरफ एज लिखी होती है और दूसरी तरफ कम्यूटेशन फैक्टर लिखा हुआ होता है। तो अगर वो 60 ईयर्स की एज पर रिटायर्ड हुआ है, तो उसको जो है 61 ईयर्स से, ठीक है, एज नेक्स्ट बर्थडे से जो है कम्यूटेशन फैक्टर देखा जाएगा। 61 ईयर्स के सामने हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है उसमें, कौन सा फैक्टर है। तो 61 वाले में क्या था, 8194 है, ठीक है। आप अगर इंटरनेट पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, डाल सकते हैं, आप कम्यूटेशन टेबल नाम से आप डालेंगे आपको मिल जाएगा। 8194 फैक्टर वैल्यू निकल के आई, ठीक है। अब हमने फैक्टर वैल्यू डाल दी 8194, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, आगे हमने 12 लिख दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। अब हमने माना कि अमाउंट जो पेंशन जो आप मतलब कम्यूटेशन कराना चाहता है वो 1000 रुपये है, या आप वो वाला भी अमाउंट ले सकते हैं जो आपने ऊपर लिया था एग्जाम्पल में, ठीक है। फिर क्या होगा, 12 की गुणा 1000 से होगी 12,000 हो जाएंगे, फिर इसकी गुणा 8.194 से होगी, तो 98,328 रुपये निकल कर आया। ये पैसा जो है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए दे दी जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा एक बार में, इसे बोलते हैं पेंशन का कम्यूटेशन अमाउंट, यही है, ठीक है। अब ये जो है 15 साल बाद जो है ये जो उसकी पेंशन है वो मतलब क्या होती है, रजिस्टोर होती है, तो ये पैसा जो है 15 साल तक उसकी सैलरी से 1000 रुपीज़ कटता रहेगा, डिडक्ट होता रहेगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है इस बीच में, तो फैमिली पेंशन बनेगी, उसकी फैमिली पेंशन से ये डिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। डेथ पर ये फिर माफ़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डिडक्शन जो है कब से स्टार्ट होगा, डिडक्शन कब से स्टार्ट होगा ये आप देखिएगा, ऑन विच रिसिप्ट लमसम अमाउंट, देखो जब लमसम अमाउंट जब रिसिप्ट होता है तब से, या फिर उसके 3 महीने बाद जब जो इश्यू अथॉरिटी ऑफ पेमेंट जो हुआ है, अथॉरिटी ऑफ पेमेंट इश्यू हुआ है उसके 3 महीने बाद से, या फिर डेट ऑफ क्रेडिट इन अकाउंट। देखिए एक वो इसमें हमने यहाँ पर देखा था कि मतलब पीडीएफ पैसा जो है यहाँ पर जो पेंशन डिस्पेंड अथॉरिटी है इसके पास जाता है, मतलब कम्यूटेशन अमाउंट को पेमेंट करने के लिए, तो जिस जिनके लिए क्रेडिट हुआ अकाउंट में उस दिन से भी डिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। या फिर जो है फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के अगले दिन से, तो इसमें जो भी फर्स्ट आएगा, पहला आएगा, वहाँ से पैसा उसका कटना स्टार्ट हो जाता है, जो भी डेट पहले आएगी। रिवाइज रेट मतलब रिवाइज रेट्रोस्पेक्टिवली, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट ने कम्यूटेशन कराया, और कम्यूटेशन मान लीजिए उसका हुआ कि मान लीजिए किसी महीने में हुआ, जिस महीने में उसका कम्यूटेशन हुआ उस महीने में रेट्रोस्पेक्टिवली वो मतलब वो रिटायर हो गया,
तो पीछे से उसका कोई पे लेवल बदल गया, ठीक है, मान लीजिए 31 जनवरी को उसका मान लीजिए रिटायरमेंट हुआ और 1 जनवरी से पे लेवल चेंज हो गया, तो अब उसका बेसिक पे वगैरह बढ़ जाएगा, तो उसकी दोबारा वो कैलकुलेशन की जाएगी और जो डिफरेंस आएगा वो अमाउंट से पे किया जाएगा, और जो भी कुछ अमाउंट अगर ज़्यादा बना हुआ तो उसके डिडक्शन उसकी सैलरी से वो किया जाएगा, उसी तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी, मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो है रिस्टोर पेंशन होगी आफ्टर 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स की ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कम्यूटेशन पेंशन कम्यूटेशन के बाद में जो डिडक्शन के बाद में जो रिस्टोर पेंशन होती है कब होती है, तो आफ्टर 15 ईयर्स होती है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक हो जाती है, कोई एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हाँ एप्लीकेशन देना है कि रिस्टोर कराने के लिए, वो ऑफिस जो या फिर बैंक जो है ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर पढ़ा हमने। अब इसके बाद में एक चीज़ हम और पढ़ लेते हैं यहाँ पर अभी, एनकेसमेंट ऑफ एयर्न लीव जो होती हैं, ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायरमेंट के समय पे मिलते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेशन आप समझ गए अच्छी तरीके से। अगर इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट दूर कर दूंगा। कोई ऐसा कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है, आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे आपको समझ जाएंगे क्या होता है। ये बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बहुत सरल करके समझाया है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं एनकेसमेंट ऑफ एयर्न लीव। देखिए, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो भी सर्वेंट होते हैं उन्हें 300 छुट्टियों का पैसा मिलता है, ठीक है। तो उन्हीं की बात हो रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, जो मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो ग्रांट करती है कैश फॉर 300 डेज, जो मतलब लिमिट है इतने तक वो कैश मतलब देती है, कैश करती है उनके लिए, ठीक है, 300 छुट्टियाँ। फर्स्ट वक्त जो है गवर्नमेंट सर्वेंट के खाते में ये 300 छुट्टी होनी चाहिए। अब उसके बारे में समझिए, जैसे ईएल है, अर्न लीव जो गवर्नमेंट ने मतलब अर्न की हैं वो, और एचपीएल हाफ पे लीव है, ठीक है। अगर ईएल जो है गवर्नमेंट के पास में 300 हैं तो ही वो एनकैश करा सकता है। अगर मान लीजिए ईएल उसके पास में 300 नहीं है, 200 ईएल है, हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, तो ठीक है, तो 200 तो वो ईएल करा सकता है, उसका फुल पे मिल जाएगा उसे। और एचपीएल उसके पास में भी मान लीजिए उसके पास में 100 उसके एचपीएल बची हुई हैं, तो वो 100 एचपीएल को भी एनकैश करा सकता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू मिलाकर जो है 300 बन जाना चाहिए। या फिर सिर्फ अगर ईएल ही 300 है तो प्रेफर ईएल को किया जाएगा, तो वो 300 ईएल करा सकता है, क्योंकि इससे उसे फ़ायदा हुआ, इसे फुल पे मिलेगा, और एचपीएल में जो उसे हाफ पे मिलेगा। तो ये एक तरीका है कि एचपीएल जब मतलब टोटल ये दोनों को, अगर ये ईएल पूरी 300 नहीं है तो एचपी और ईएल को मिला के 300 डेज की लिमिट को मतलब जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं लिमिट्स पर, तो वो 300 दिन का पैसा उसे दे दिया जाता है, ठीक है। अगर ईयरली 300 है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे फुल पे 300 दिन का मिलता ही है। तो ये एक तरीका है, ये ऑटोमेटिक ग्रांट किया जाता है, इसके लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी जाती, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ये कब कब मिलता है, देखिए सुपर एन्यूएशन के समय तो ये मिलता ही है 300 डेज का। रिजिग्नेशन, जब गवर्नमेंट सर्वेंट रिजिग्नेशन देता है वॉलंटरी, मतलब अपनी मर्जी से रिजिग्नेशन देता है, जैसे बोलते हैं पर्सनल रिजिग्नेशन, ठीक है, तो उस केस में भी जो है ये जो ईएल जो है एनकैश करा सकता है, लेकिन उसके पास जितनी ईएल होंगी उसकी हाफ ही करा सकता है, हाफ ओनली करा सकता है, सब्जेक्ट टू 150। अब 150 सब्जेक्ट टू क्यों, क्योंकि टोटल 300 करा सकता है, तो 300 की हाफ 150 ही तो बनती है, तो 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसीलिए जो है हाफ ईएल जो है एनकैश करा सकता है, और एचपीएल ये एनकैश नहीं करा सकता। इसके अलावा एचपीएल इसकी सारी लैप्स हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बीआरएस या कंपलसरी रिटायरमेंट वाले जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिन्होंने बीआरएस लिया या उनका कंपलसरी रिटायरमेंट हुआ है, वो भी ईएल एनकैश करा सकते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, उसको जो है पार्ट एनकैश करना है फुल करना है, तो ये जो अथॉरिटी डिसाइड करती है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का उसका केस होता है उस हिसाब से। और री एम्प्लॉयड वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया है तो वो भी करा सकता है। री एम्प्लॉयड मतलब देखिए जैसे कि क्या है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, पहले मान लीजिए किसी और ऑफिस में था, वहाँ से उसने जो है ईएल एनकैशमेंट ले रखा है ऑलरेडी रिटायरमेंट के समय, अब वो री एम्प्लॉयड होने पर भी ले सकता है, लेकिन दोनों जगहों का मिला के 300 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट टू 300 डेज ओल्ड प्लस न्यू सर्विस, जब मतलब दोनों सर्विसेज का मिलाकर जो है 300 डेज से ज़्यादा का एनकैश नहीं करा सकता वो ईएल का, ठीक है। तो ये मतलब जो है री एम्प्लॉयड पे करा सकता है, जैसे मतलब पुरानी सर्विस में उसने 150 दिन कराए थे उसके खाते में, मतलब 150 दिन ही थे एचपीएल ईएल सब मिलाकर, तो उसको नई सर्विस में वो जो है 300 डेज का एनकैश करा सकता है। मतलब तो उस मतलब क्या हुआ, नई सर्विस में 300 में से उन 150 को हटा दिया जाएगा, और जो 150 आएंगे उनका एनकैश करा देगा, ठीक है। अच्छा, मेथड क्या है एनकैश कराने का, ये जो पैसा मिलेगा अर्नली, हम कह रहे हैं कि जो 300 डेज को एनकैश कराएगा, कैसे कराएगा, कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी, कैसे अमाउंट मिलेगा, तो देखिएगा जो बेसिक पे गवर्नमेंट का होता है, बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे प्लस डीए। मान लीजिए बेसिक पे गवर्नमेंट का कितना, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका बेसिक पे कितना है, 18,000 रुपये है, प्लस डीए इसका जोड़ देंगे, इसमें डीए भी मान लीजिए चल रहा है, कितना चल रहा है करीब, मान लीजिए डीए है 50%, हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले का, करीब 50% है, तो इसमें जो 18,000 और उसमें 9,000 रुपये जुड़ जाएंगे, 27,000 रुपये हो जाएंगे। 27,000 जो पूरे महीने का उसका बन गया, अब 30 से इसे भाग कर देंगे, गुणा ईएल कर देंगे, तो ये जो है ईएल एनकैश का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पर 300 लिखे हुए हैं, मतलब 300 से ज़्यादा नहीं करा, यहाँ पर वैल्यू आ सकती है ईएल की, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि HPL सैलरी कितनी है, तो HPL पे आप ध्यान रखिएगा, HPL का भी यही सेम फॉर्मूला है। मैंने यहाँ लिखा है HPL सैलरी, क्योंकि HPL में हाफ सैलरी मिलती है, पूरी नहीं मिलती है। तो HPL सैलरी और DA भी हाफ मिलेगा, क्योंकि DA जो होता है बेसिक पे भी लगता है, जब बेसिक ही हाफ हो जाएगा तो DA भी हाफ हो गया। और ये जो है 30 डेज नीचे लिख देंगे, गुणा इसमें HPL की जितने डेज हैं वो कर देंगे, तो ये HPL की एंड केस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा, कहीं कहीं आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ HPL सैलरी प्लस DA, नीचे आ जाएगा 60, तो वो सेम तरीका है, क्योंकि सैलरी आधी होती है, तो आप यहाँ आधी सैलरी करके मतलब कि ये पूरे महीने के लिख दीजिए HPL प्लस DA, और यहाँ 60 कर दीजिए, तो वही कैलकुलेशन निकल के आएगी। ठीक है। इसके अलावा टू होम पेबल आफ्टर डेथ, देखिए अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है और वो एनकेसमेंट नहीं ले पाता है, ठीक है, उसने अप्लाई किया नहीं ले पाया, मतलब उसमें अप्लाई नहीं कर तो ऑटोमेटिक मिलता है, मतलब उसमें वो उसको मतलब उसका रिटायरमेंट हुआ, वो नहीं ले पाया, उससे पहले उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में क्या होता है कि उसको जो इसी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जो उसके नॉमिनी हैं उनके लिए जो दिया जाएगा, वाइफ एंड हस्बैंड, एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन, स्टेप सन भी इसमें शामिल है, एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड डॉटर, एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो डॉटर, फादर मदर, एल्डेस्ट सर्वाइविंग मैरिज डॉटर, एल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18, एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड सिस्टर, एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो सिस्टर एंड द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ एल्डेस्ट प्रिसीडिंग चाइल्ड, मतलब जो उसका चाइल्ड था वो, मतलब जो उसका सबसे एल्डेस्ट जो चाइल्ड था उसका भी बच्चा। तो ये सब जो है यहाँ पर जो है ये नॉमिनी है, तो वो ये सब जो है ले सकते हैं इसमें ये एनकेसमेंट। ठीक है। तो ये एक प्रेफरेंस दिया जाता है, और ये एनकेसमेंट का मैंने बता दिया, इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आता है, बहुत आसान है। तो मैंने इस हिसाब से आपके यहाँ पर बताया है। अब DRV समझ लीजिएगा, डियरनेस रिलीफ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियरनेस रिलीफ। देखिए जैसे कि पेंशन आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी पे आपको DA मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, वैसे ही जो पेंशन आपको मिलेगी, पेंशन पे गवर्नमेंट क्या देती है, डियरनेस रिलीफ देती है, क्योंकि 1 जनवरी और 1 जुलाई सेम DA की तरह ही दिया जाता है, बढ़िया मतलब इंक्रीज होता रहता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिक पेंशन है, मतलब इसमें जो बेसिक पेंशन है बिफोर जो कम्यूटेशन, जैसे अगर मान लीजिए आपकी पेंशन कितनी थी, 1,000 रुपये थी, आपने 1,000 रुपये में इसके गए 40% का कम्यूटेशन करा दिया, तो आपकी पेंशन बची 600, तो 600 पे नहीं मिलेगा DR 1,000 पे ही मिलेगा, मतलब क्या लिखा है, बेसिक पेंशन बिफोर कम्यूटेशन जो वैल्यू होगी उस पर DR मिलेगा। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने के बाद मान लीजिए वो हो गया री एम्प्लॉयड, जैसे LIC, SBI, PSU या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट सर्वेंट एक बार रिटायर्ड हो गया, तो रिटायर्ड होने के बाद उसे पेंशन मिल रही होगी। तो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड होने के बाद जब री एम्प्लॉयड होता है, तो उससे पेंशन उसके लिए कब एडमिसिबल होगी, समझिएगा। जैसे अगर उसने जो है मतलब जहाँ पर भी वो डी एम्प्लॉयड हुआ है, LIC हो या SBI हो, कोई भी ऑफिस हो, उसमें उसने ग्रुप A क्लास 1 पोस्ट जो है वो अगर उसने होल्ड नहीं की है, तो उसके लिए जो DR जो है ये मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए मिलेगा। और इसके अलावा और उसके जो मान लीजिए पे फिक्स जो हुआ है वो मिनिमम हुआ है, जो भी पे स्केल है उसके मिनिमम में हुआ है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर DR एडमिसिबल होगा। सेम यही कंडीशन फैमिली पेंशन में भी होती हैं। तो अब हमने जो है यहाँ पर पढ़ा रिटायरमेंट ऑन सुपरएल्यूशन। अब हम रह गए क्या, फैमिली पेंशन के लिए हम पढ़ने के लिए रह गया है। तो फैमिली पेंशन के लिए देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।